आफ्टरनून आप सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ओके जी। सो हम बेटा यहाँ पर जो हमारी अध्याय चल रहा था वो था कोशिका जीवन की इकाई। ये मैं आपको पढ़ा रहा था विद प्रॉपर एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एनसीईआरटी के साथ में, है ना। पिछला जो लेक्चर हुआ था पिछले हफ्ते हुआ था, फ्राइडे को हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है बार बार बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। सो इट्स बेटर कि आपको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे और फ्राइडे को, ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 से 3:30, कई बार बता चुका हूं, आपकी लाइव क्लास होती है ना, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं पुरानी चीजों को। जिनको देखनी है आ जाए, जिनको लगता है कि यस मैंने पढ़ चुका हूं, बिना फालतू में 1.5 घंटा मेरा वेस्ट होएगा, सो इट्स बेटर कि वो अपनी दूसरी चीजें पढ़े। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आए, आप जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो लाइव के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। मैं फिर बोल देता हूं, हाँ आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो ही आइएगा, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो दूसरी चीजें पढ़िए, जिनको और पढ़कर आप अपने रैंक बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गई ये वाली चीज, क्लियर है? ठीक है, ओके। सो हमारा तीसरा लेक्चर है आज इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले हफ्ते से ही लाइव क्लास स्टार्ट हुई थी, है ना। सो ट्यूसडे और फ्राइडे को हुई थी, 2 लेक्चर हुए थे। L1 हुआ था, L2 हुआ था, और आज होएगा L3, यानी लेक्चर तीसरा होएगा। किस चीज का? इस चैप्टर का। मैं फिर बोल देता हूं, फिर से बोल रहा हूं, दोस्त मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, है ना। हल्के में ले लेते हैं टीचर की बातों को, अपने आप ही गुत ज्ञानी बनने लग जाते हैं, अपने आप ही टीचर बनने लग जाते हैं आप, है ना। सर्वगुण संपन्न है अगर आप, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को समझिए कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको अब यहाँ पर अगर आप लाइव के चक्कर में, अपना नाम पुकारने के चक्कर में अगर आप यहाँ क्लास में बैठे तो इट सीरियस इशू है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, ओके। जो पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े वो ध्यान से सुनिएगा। कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बेटा जी प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ चुके थे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ ली थी। अब बारी आ रही है, किसकी बारी पढ़नी है? हमें यूकैरियोटिक कोशिका की बात करनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करेंगे, ठीक है। सो बेटा कोशिका, जिसमें हमने बात करी थी, 2 प्रकार की आपकी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ ली, अब बारी आ रही है किसकी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये है एनसीईआरटी। मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइएगा, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूं वो अंडरलाइन करते जाइएगा अपनी एनसीईआरटी में। सबसे पहला बिंदु यहां पर जो आता है कि भैया यूकैरियोटिक कोशिका किस में मिलती है, कौन कौन से जीवों में मिलती है। तो आप जानते हैं आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें से 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसको हम फफूंदी कवक भी बोलते हैं, प्लांटी, पादप, और एनिमेलिया यानी एनिमल्स। इनमें से केवल एक जगत था जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया था, बाकी चारों जगत में यूकैरियोटिक कोशिकाएं आती है। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो जीव रखे जाते हैं उनको हम आद्य जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्य जीव। कौन से जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में जो जीव आते हैं वो प्राचीन यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिसको हम आद्य जीव बोलते हैं। सो प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, प्राणी जगत और कवक जगत, यानी चारों जगत के जो जीव जो होते हैं वो कौन सी कोशिकाओं में होते हैं बेटा जी? याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें, इन चारों जगत में कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं सर? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर झिल्लीदार अंगक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? झिल्लीदार अंगक मिलेंगे। साथ ही साथ उनमें केंद्रक आवरण मिलेगा। कौन मिलेगा? केंद्रक आवरण मिलेगा। और उस केंद्रक आवरण के अंदर कौन मिलेगा? आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा। सिंपल सी बात है, बच्चा जानता है, 9th क्लास में पढ़ लिए थे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या मिलते हैं? झिल्लीदार अंगक मिलते हैं और झिल्ली से बना हुआ केंद्रक आवरण मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब याद करिए, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में एक डिफरेंस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य गति नहीं करता है, यहां पर जटिल गति की है, यानी कोशिका द्रव्य क्या करता है? गति करता है। याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, हाँ जी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य जो है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, गति करता है। प्रोकैरियोट्स में नहीं करता, बताया हुआ है। कब बताया था? लेक्चर 2 जो था लाइव क्लास का, उसमें बताया था, ठीक है जी।
नेक्स्ट, इसके अंदर कोशिका कंकाल होता है, जो इसी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप पढ़ेंगे कोशिका कंकाल के बारे में। तो कोशिका कंकाल जो होता है वो किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। क्या होता है कोशिका कंकाल? इसी यूकैरियोटिक कोशिका में आगे जाकर पढ़ेंगे आप कोशिका कंकाल होता है। जटिल गति का मतलब यहाँ पर कोशिका द्रव्य क्या करता है? गति करता है। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो नग्न नहीं होता, केंद्रक आवरण के अंदर होता है, और वो किस रूप में मिलता है? गुणसूत्रों के रूप में मिलता है। किस रूप में? क्रोमोसोम्स के रूप में मिलता है। ठीक है, क्या सारी की सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी है? मेनली आपकी यहाँ पर दो कोशिकाओं की बात कर रखी है, एक है पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। एक है पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? बेटा ये एक पादप कोशिका है और ये एक जंतु कोशिका है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल सा बता रखा है, देखिएगा। एक पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी सी रसधानी मिल रही है। ये बड़ी सी क्या मिल रही है? रसधानी। क्या करेगी? काम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना सा देखना। एक पादप कोशिका के अंदर रसधानी दिख रही है, जी साहब दिख रही है। एक पादप कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है? हरित लवक मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? हरित लवक मिल रहे हैं। पादप कोशिका के अंदर कौन मिल रही है? कोशिका भित्ति मिल रही है। ये सिंपल से तीन डिफरेंस बता रखे कि पादप कोशिका के अंदर ये तीन संरचनाएं मिल रही है। क्या? कोशिका भित्ति मिल रही है, हरित लवक मिल रहा है, रसधानी मिल रही है। ये तीनों संरचनाएं मिल रही है किसमें? पादप कोशिका में, जो जंतु कोशिका में नहीं है। लेकिन जंतु कोशिका में यहाँ पर क्या मिल रहा है? तारक केंद्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तारक केंद्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तारक केंद्र मिल रहा है। कहाँ है भैया तारक केंद्र? ये रहा, तारक काय मिल रहा है। सर तारक केंद्र बोल रहे हो आप और इधर लिखा हुआ है तारक काय। ये भी आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। क्या कि दो तारक केंद्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तारक केंद्र, ये तारक केंद्र, दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय बनाते हैं। याद रखना। क्या? ये दो तारक केंद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बड़ा करेंगे, इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो तारक केंद्र दिखाई देंगे, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो तारक केंद्र हैं। ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय बनाते हैं। ठीक है सर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो बेटा जी जंतु कोशिका में साफ साफ बता रखा है आपकी एनसीईआरटी में, यहां पर मिल रहा है तारक काय, जो पादप कोशिका में नहीं है। पादप कोशिकाओं में ये तीन संरचनाएं मिल रही है जो जंतु कोशिका में नहीं है। इतनी सी बात, सिंपल सी बात को समझना है। देख सामने लिखा हुआ है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को पढ़िएगा, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। पादप और जंतु कोशिकाएं जो होती है वो भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिल रही है, हाँ जी मिल रही है। पादप कोशिकाओं में लवक मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी सी रसधानी मिल रही है, हाँ जी मिल रही है, जो किसमें है? प्राणी जगत में अनुपस्थित है। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ प्राणी जगत, ये प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित है। प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लो जी, आराम से समझ में आएगी चीज, आराम से समझ में आएगी। बोलिए साहब यहां से यहां तक की बात में किसको कंफ्यूजन होएगा? जिसने सेल चैप्टर के लेक्चर पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए, उनके लिए तो ये हलवा होएगा कसम से। उनके लिए तो सिंपल सी चीज होगी कि भाई साहब यूकैरियोटिक कोशिका, जिसको हम ससीम केंद्र की कोशिका बोलते हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? सर ये आते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिनके अंदर झिल्लीदार अंगक मिलते हैं, झिल्ली में केंद्रक आवरण मिलता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है गुणसूत्रों के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद बता रखा है कि भैया यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी होती है, नई डिफरेंस बताया किसके बीच में? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताया। पादप कोशिकाओं के अंदर ये तीन चीजें जो जंतु में नहीं है, जंतु के अंदर ये चीज जो पादप में नहीं है। खत्म, इतनी सी बात यहाँ पर बता रखा है। फिर इसके बाद कह रखा है चलो अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब क्या बोल रखा है? अब पढ़ते हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। बोलता है आइए एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की जब हम संरचना देखते हैं तो इस संरचना में दो चीजें, दो आवरण हम पढ़ते हैं। आप याद करिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब संरचना पढ़ी थी तो कोशिका आवरण तीन स्तरों से बना हुआ था। याद कर कौन कौन सी वो तीन स्तरें थी? जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। निखिल सोनी भाई पढ़ाने दे बेटा, पढ़ाने दे बेटा। है ग्लाइकोलाइसिस थी, तेरे को याद तो कुछ है नहीं।
ग्लाइकोकैलिक्स थी कि ग्लाइकोलाइसिस थी? सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। पढ़ाई तेने करनी नहीं है, जो पढ़ाया गया वो तेरे को याद नहीं है। उस दिन भी तुम लोगों को बोला था, उस दिन भी तुम लोगों को बोला था, जरा हमको बताइएगा जितने भी इस क्लास में बच्चे हैं, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर दे देंगे। क्या? जरा मुझे बताइएगा आपको इस पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे बताइए। निखिल सोनी जल्दी से मुझे बता, इस पूरे बोर्ड में तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? यस गणेश गौतम, बिल्कुल देख सकते बेटा। यस देव डॉन, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं तो इस संरचना में दो चीजें, दो आवरण हम पढ़ते हैं। आप याद करिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब संरचना पढ़ी थी तो कोशिका आवरण 3 स्तरों से बना हुआ था। याद कर कौन कौन सी वो 3 स्तरें थी, जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। निखिल सोनी भाई पढ़ाने दे बेटा, पढ़ाने दे बेटा। है ग्लाइकोलाइसिस थी, तेरे को याद तो कुछ है नहीं। ग्लाइकोकैलिक्स थी कि ग्लाइकोलाइसिस थी? सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। पढ़ाई तेने करनी नहीं है, जो पढ़ाया गया वो तेरे को याद नहीं है। उस दिन भी तुम लोगों को बोला था, उस दिन भी तुम लोगों को बोला था, जरा हमको बताइएगा जितने भी इस क्लास में बच्चे हैं, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर दे देंगे। क्या? जरा मुझे बताइएगा आपको इस पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे बताइए। निखिल सोनी जल्दी से मुझे बता, इस पूरे बोर्ड में तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? यस गणेश गौतम, बिल्कुल देख सकते बेटा। यस देव डॉन, बहुत ही बढ़िया। है ना? तो वो बच्चे जिनको ये चीज बताई थी कि भाई तुमको इस पूरे बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारा सारा ध्यान इधर होएगा। तुमको रत्ती भर मतलब नहीं है यूकैरियोटिक कोशिका लिखा हुआ है, तुमको रत्ती भर मतलब नहीं होएगा ये जो ब्लैक बोर्ड में ब्लैक कलर, तुमको सिर्फ एक पॉइंट से मतलब होएगा, और वो पॉइंट क्या है? ये सफेद बिंदु। यही चीज होती है क्या कि सर फ्रॉग, सर केचुआ, सर ये, सर वो। एक सिंपल सी बात तेरे को याद नहीं थी कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका आवरण था उसकी 3 स्तरों का नाम क्या था? पहला लिख दिया सर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस था या ग्लाइकोकैलिक्स था? है ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी क्या थी? कोशिका भित्ति। तीसरी क्या थी? कोशिका झिल्ली थी। तो 3 स्तरें थी, कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। अब हम यहां पर बात करें बेटा यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की, तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिलती है, दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? एक मिलेगी बेटा कौन? आपकी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, कई सारे नाम हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। और एक मिलेगी कौन? कोशिका भित्ति। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, जिसको हम कोशिका झिल्ली या जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली भी नाम देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली भी देते हैं, कोशिका आवरण भी देते हैं। ठीक है साहब, ये सारे नाम हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखा देता हूं। आप सभी अगर देखे हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, आप सभी ने यहाँ पर ये वाला एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है ना? ये है बेटा कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन है? प्लाज्मा झिल्ली, या जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, कई सारे नामों से पुकारते हैं इसको। किसको? प्लाज्मा झिल्ली को। ठीक है, अब देखिए इस प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को अगर हम इस डायग्राम से देखें तो एक डायग्राम ये भी है।
सबसे पहले एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कई सारे नाम जो है ये है क्या। आइएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी तो मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों की कोशिका झिल्ली सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। सो लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली के अंदर कि भैया ये जो कोशिका झिल्ली जो है इसकी संरचना जो है ये हमारे सामने कब ढंग से आई। ऑब्वियस ही बात है 1950 के अराउंड, 1950 के अराउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी खोज हुई थी, बेसिकली 1953 में हुई थी। सो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हो गई थी तो उसके बाद में कोशिका झिल्ली जो है इसकी संरचना के बारे में डिटेल में हमें पता लगा होगा। इससे पहले तो हम मंत गणंत कुछ भी बोल रहे थे। इससे पहले इस कोशिका झिल्ली के लिए कई सारे मॉडल भी आए थे, जैसे एक मॉडल आया था सैंडविच मॉडल, एक आया था एकल झिल्ली मॉडल, कई सारे मॉडल आए थे किसके लिए, प्लाज्मा झिल्ली के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए। लेकिन जब तक क्या नहीं हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले हम कुछ भी बोल रहे थे कि प्लाज्मा झिल्ली ऐसी है, प्लाज्मा झिल्ली वैसी है। तो एक्चुअल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हमें कब पता लगी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर सबसे बेस्ट जो कोशिका झिल्ली का मॉडल जो अगर हमें देखना होता है तो वो हम किस में देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, कौन सी, हमारी आरबीसी जो होती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आते हैं क्या, कि अगर किसी कोशिका झिल्ली के या कोशिका आवरण का आपने क्या करना है, अध्ययन करना है, तो बेस्ट कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखना लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होती हैं वो बेस्ट कोशिकाएं होती हैं। किसका अध्ययन करने के लिए, रासायनिक अध्ययन करने के लिए। किसका अध्ययन करने के लिए, जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली का अध्ययन करने के लिए। अब बात आ रही है क्या कि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मेनली दो चीजों से बनी होती है, एक बनी होती है लिपिड से और एक बनी होती है किससे, प्रोटीन से। किससे बनी होती है कोशिका झिल्ली, एक बनी होती है लिपिड से और एक बनी होती है किससे, प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये दोनों मिलकर आपकी क्या बनाते हैं, कोशिका झिल्ली बनाते हैं। लेकिन इन लिपिड और प्रोटीन के अलावा भी कोई चीज मिलती है, तो यस, लिपिड और प्रोटीन के अलावा बेटा जी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। क्या, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब लिपिड तो है ही है, साथ साथ प्रोटीन्स भी है। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग कोशिकाओं में लिपिड और प्रोटीन का अनुपात अलग अलग होता है। आपने आरबीसी का याद रखना है, 52% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड होते हैं, याद रखना है। यानी कोशिका झिल्ली जो है किसकी, आरबीसी की कोशिका झिल्ली में कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट लिपिड है, ये फिक्स्ड याद रखिएगा। देखिए याद तो कर लेते, अभी तो याद हो गया, हाँ सर ये तो याद हो जाएगा, 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड है। जब प्रश्न आता है ना तो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो याद रखना 52 पार्थ है और 40 जो है वो लल्लू है मेरे सामने। ठीक है, 52 जो है वो पापा हैं और 40 उनके लल्लू हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो 52% कौन है, प्रोटीन है, और 40% कौन है, लिपिड है। किसमें, आरबीसी की कोशिका में, यानी आरबीसी में। सर आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम रुधिराणु भी बोलते हैं, याद रखना, रुधिराणु आरबीसी का दूसरा नाम होता है, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर द बेस्ट मॉडल जो है, जो जिस मॉडल को हम आज तक मानते हैं, जो हमारी कोशिका झिल्ली की संरचना को आज तक सर्वमान्य मॉडल जो है जिसको हम आज तक मानते हैं, वो कौन सा है, 1972। जहां पर वर्ष इंपॉर्टेंट है वहां पर वर्ष याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, यानी एक ऐसा नमूना, एक ऐसा मॉडल जिसको हम आज तक मानते हैं, जो 1972 में दिया गया था, किसके द्वारा, एक ऐसे सिंगर के द्वारा जो निकोलसन है। क्या सर, दो वैज्ञानिक, एक का नाम है सिंगर और दूसरे का नाम है क्या, निकोलसन। काजल एक बार मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा अभी प्लीज, एक बार पढ़ लें, क्योंकि यहां पर बीच में अगर बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी प्लीज यहां पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, 1972 में सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था क्या,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा? तरल मोज़ेक मॉडल। क्या नाम दे रखा है बेटा जी यहां पर? तरल मोज़ेक या तरल किमरीर नमूना प्रस्तुत किया था किसने? सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, अगर लिखने में कोई गलती करी है काजल तो उसको सही कर लीजिएगा बेटा, इंसान है, अगर ऊपर एपिफाइसिस या नीचे हाइपोफाइसिस इस तरीके से अगर मिस्टेक करे तो इट्स कॉमन, बच्चे नहीं है आप, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में तरल किमरीर नमूना प्रस्तुत किया था। कौन सा? तरल किमरीर नमूना प्रस्तुत किया था किसने? सिंगर और निकोलसन ने। अब ये मॉडल क्या बोल रहा है? लिपिड कैसे मिल रहे हैं, प्रोटीन कैसे मिल रहे हैं, ये मॉडल क्या बता रहा है, वो सारी बातें एक बार हम यहां पर कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1972 में सिंगर और निकोलसन जो है उन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम था तरल किमरीर नमूना, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। अब इस मॉडल में क्या बताया गया था, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिंगर और निकोलसन ने बोला कि भैया यहां पर जो आपकी जो कोशिका झिल्ली जो है ना, ये बनी हुई है किससे? लिपिड से प्लस प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? लिपिड की बात करते हैं। ठीक है, लिपिड जो है ये एक तरल प्रकृति है। लिपिड जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक फ्लूइड है, एक तरल है, और ये लिपिड जो है ये द्विस्तरीय है। लिपिड कैसा है बेटा जी? द्विस्तरीय, दो स्तरों से बना हुआ और एक प्रकार का तरल है, तरल के रूप में मिल रहा है। अब आप मुझे बताएंगे, आप सभी ने लिपिड नाम सुना है लिपिड। आपने वसा नाम सुनी है, चर्बी जिसको हम बोलते हैं। आपने तेल नाम सुना है? हाँ सर, चर्बी भी सुना है, फैट है ना, और तेल भी सुना है। तेल आपको कैसा दिखाई देता है? सामान्य रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? आपका तरल होता है कि नहीं होता है? तो भैया यहाँ पर जो लिपिड जो है वो कैसा, किस प्रकृति का है? तरलीय प्रकृति का, यानी ऑयली है, ऑयल जैसा है, तरल प्रकृति का है। और ये लिपिड जो है वो कैसे हैं? द्विस्तरीय है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये लिपिड है, ये लिपिड की दो स्तरें हैं। जल्दी से खत्म करेंगे फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। ये भी लिपिड की स्तर है और ये भी लिपिड की स्तर है। तो लिपिड की कितनी स्तर दिखाई दे रही है सर? लिपिड की हमें दो स्तरें दिखाई दे रही है। ये भी लिपिड की स्तर दिखाई दे रही है, ये भी लिपिड की स्तर दिखाई दे रही है। अब एक लिपिड की स्तर जब हम देखते हैं तो उस एक लिपिड की स्तर में हमें दो भाग दिखाई देते हैं। यानी एक लिपिड का अणु जो है, लिपिड का एक अणु जो है वो दो भागों से बना हुआ है। एक ये गोल वाला भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, और ये नीचे वाला भाग है जिसको हम पूंछ बोल रहे हैं। एक शीर्ष है और एक पूंछ है। ठीक है, अब यहां पर मिल रहा है बेटा जी तरल, यहां पर मिल रहा है वाटर, जल। क्या मिल रहा है यहां पर? जल मिल रहा है। सिंपल भाषा में यहां पर क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताएंगे जल की तरफ कौन है? शीर्ष है कि पूंछ? या जल के अपोजिट कौन है? शीर्ष है कि पूंछ? आप सीधा बोलेंगे सर ये जो शीर्ष जो है ये जल की तरफ, जल के पास है, जल से आकर्षित है, जल के विरुद्ध नहीं है। जल के विरुद्ध कौन है सर? ये पूंछ है। तो एक वर्ड होता है क्या? जल विरोधी या जल रोधी है, और एक होता है जल आकर्षी। तब आप मुझे बताएंगे, अंग्रेजी में बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। ना याद रहे तो बस इतना सा याद रखना, अगर आप हमसे डरते हैं तो डरने को बोलते हैं फोबिया। डरने को क्या बोलते हैं? फोबिया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये पूंछ जल से डर रही है? हाँ सर डर रही है। जल से दूर है कि नहीं है? हाँ दूर है। यानी हाइड्रो का मतलब जल और फोबिया का मतलब डर। तो जल विरोधी है, जल से रोधकता दिखा रही है, जल के विपरीत है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हाँ जी, चले आगे। चल
सो बेटा एक है शीर्ष और एक है पूंछ, किसका? लिपिड का। इतनी सी बात थी क्या? लिपिड जो है वो किस प्रकृति या कौन सा नेचर यहां पर दर्शा रहे? तरलीय नेचर दर्शा रहे, द्विस्तरीय हैं और उन दोनों स्तरों में एक लिपिड के अणु में दो भाग है, एक शीर्ष है और एक पूंछ है। शीर्ष जो है जल रोधी नहीं है, जल रोधी कौन है? पूंछ है, और जल आकर्षी जो है, जल की तरफ जो आकर्षित हो रहा है वो शीर्ष भाग है। डन, ये था लिपिड। अब बात करते किसकी? प्रोटीन की। अब ये जो प्रोटीन जो है ये एक प्रकार के ठोस है। क्या है? प्रोटीन किस रूप में मिल रहे हैं? इनका नेचर कैसा है? ठोस है। अब प्रोटीन जो ठोस प्रकृति के हैं वो इस लिपिड, इस तरल के अंदर बिखरे हुए हैं। कौन बिखरे हुए हैं सर? प्रोटीन। कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ, पूर्ण रूप से अंदर की तरफ है, कुछ प्रोटीन पूर्ण रूप से अंदर है, कुछ प्रोटीन बाहर है, कुछ प्रोटीन बाहर है, और कुछ प्रोटीन ना पूर्ण रूप से अंदर है ना पूर्ण रूप से बाहर है। उनका कुछ हिस्सा, या मैं बोलूंगा अधिकतर हिस्सा तो अंदर है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो बाहर भी है। तो आपके प्रोटीन जो मिल रहे हैं वो ठोस रूप में मिल रहे हैं, किसके अंदर? एक तरल के अंदर। अब मैं तुमसे पूछता हूं भाई साहब, जल्दी से मुझे बताइएगा, दूध तुमने देखा है? हाँ सर हमने देखा है। पानी तुमने देखा है? हाँ सर हमने देखा है। जेली तुमने देखी है? हाँ सर हमने देखी है। आप मुझे बताएं, दूध को मैं तरल बोलूंगा कि ठोस बोलूंगा? सर तरल बोलेंगे। पानी को मैं तरल बोलूंगा कि ठोस बोलूंगा? सर तरल बोलेंगे। मिट्टी को मैं ठोस बोलूंगा कि तरल बोलूंगा? सर ठोस बोलेंगे। लेकिन इमेजिन कर, जेली जो होती है, जेली देखी होगी ना आपने? हाँ सर जेली खाते भी हैं, कई लोग टॉफियां भी आती हैं जेली वाली हैं। सोच, वो जो जेलियां जो होती हैं, जेली जो होती है, क्या वो तरल है कि ठोस है, या उन दोनों के बीच की परिस्थिति है? ना वो पूर्ण रूप से ठोस है ना वो पूर्ण रूप से तरल है। क्या मैं उसको अर्ध तरल बोल सकता हूं? ये गुर्जन ARF को क्लास से बाहर निकालते जाइए भैया, फिल्टर करेंगे आज क्लास में से बच्चों को। जिनको पढ़ना नहीं है उनको क्लास से बाहर निकालते जाइएगा, ठीक है भैया? क्लास से बाहर निकालते जाइए। जिनको पढ़ना नहीं है फिल्टर बंद उनका, बहुत ओलिया इनका। तुम लोग पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है। सर एक हफ्ते में 2 क्लास लोगे तो कैसे होगा? तू ही बन जा भाई साहब, यहीं आके पढ़ ले, फिर यहीं पढ़ा दे। पढ़ना लिखना है नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना कुछ याद नहीं है, बिना फालतू में नेतागिरी करने लग जाते हैं क्लास में। निकालते जाइए क्लास से फिल्टर सुपड़ा साफ कर दीजिए आज, सुपड़ा साफ। इनको पढ़ना जिनको नहीं है, जिनको बीच बीच में कमेंट करने फालतू के, निकालते जाइएगा। इनको पढ़ना जिनको नहीं है, जिनको बीच बीच में कमेंट करने फालतू के, निकालते जाइएगा। हाँ जी बताइए, क्या जेली जो है क्या वो तरल है, क्या वो ठोस है, या वो अर्ध तरल है? कैसी है? ना वो लिक्विड है, ना ही वो सॉलिड है, वो सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड है, यानी ना वो पूर्ण रूप से तरल है पूर्ण रूप से ठोस है, उन दोनों के बीच की अवस्था है। तो अब आप मुझे बताएं वो बीच की अवस्था कब बनेगी? केमिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ जी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कहीं कोलोइडल पदार्थ पढ़ा था? है पढ़ा था? कोलोइडल पदार्थ होते हैं, एक सॉल होता है एक जेल होता है, नाम सुना है? सबने सुना होगा, सॉल जेल इमल्शन एरोसॉल, पढ़ा है ना? कोलोइडल पदार्थ पढ़ा है ना? हाँ जी। अब आप मुझे बताइएगा, इतनी सी बात सुनने के बाद में, एक अर्ध तरल का मतलब क्या होता है? एक मैंने बोला तरल, एक मैंने बोला अर्ध तरल। अर्ध तरल का मतलब जो आधे तरीके से तरल है आधे तरीके से तरल नहीं है। क्यों तरल नहीं है? क्योंकि उसके अंदर तुमने ठोस मिला दिया यार। तो भाई साहब ये जो लिपिड जो था ये किस प्रकृति का था? सर ये तरल प्रकृति का था, और इस तरल प्रकृति में अगर आप ठोस वस्तुएं डाल देंगे तो ये झिल्ली जो है, ये झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली, क्या ये तरल प्रकृति की होगी कि ठोस प्रकृति की होगी कि ये अर्ध तरल हो जाएगी? सर ये एक अर्ध
तरल प्रकृति की होएगी, सेमी लिक्विड होएगी। कैसी होएगी बेटा? ये सेमी लिक्विड होएगी। कौन? आपकी कोशिका झिल्ली। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होएगी। अब देखिए इस मॉडल में तरल वर्ड आ रहा है। जी हाँ, तरल वर्ड आ रहा है। यानी ये तरल वर्ड किस चीज को बता रहा है कि भैया कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड की बनी हुई है और लिपिड जो है वो तरलता देता है। अब किमरीर का मतलब क्या होता है? किमरीर का मतलब होता है मूवमेंट। किमरीर मींस मूवमेंट, गति। किमरीर का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा आपके यहां पर ये जो मैंने संरचनाएं बनाई है ये कौन है? सर ये प्रोटीन है। बेटा ये जो प्रोटीन जो आपको मैंने यहां पर दिखाए हैं दोस्त, ये प्रोटीन जो है ये मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये गति दर्शाते हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? ये गति कर रहे हैं। कौन? ये जो प्रोटीन जो है यहां पर किसके अंदर? इस तरल के अंदर ये जो सॉलिड जो मिल रहा है ये क्या कर रहा है? सर मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है क्या? मूवमेंट करना। अब ये मत कहिएगा सर मोज़ेक वर्ड तो कॉकरोच के अंदर भी आया था, मोज़ेक नेत्र होते हैं। एक लड़की ने पूछा सर मोज़ेक नेत्र का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है जहां पर हम कई सारी चीजों के चित्र को अपनी आंखों में धर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। क्लास ध्यान से सुना करो, वहां पर सारी चीजें बताई हुई है। यहां पर मोज़ेक का मतलब क्या था बेटा? यहां पर मोज़ेक का मतलब है क्या? गति करना। तो यहां पर ये जो प्रोटीन जो है ये गति कर रहे हैं। किसके अंदर गति कर रहे हैं? सर लिपिड की ये जो दोहरी झिल्ली है इसके अंदर ये गति कर रहे हैं। अब ये प्रोटीन आपके दो प्रकार के हैं। एक है प्रोटीन जो टोटली बाहर मिल रहे हैं जिनको हमने बोला है परिधीय। एक जो टोटली बाहर मिल रहे हैं जिनको हमने बोला है परिधीय प्रोटीन, जो टोटली बाहर मिल रहे हैं। अब आप जरा यहां पर इन लाल लाल प्रोटीन को देखो। ये लाल लाल प्रोटीन टोटल कहां पर मिल रहे हैं? सर बाहर मिल रहे हैं। किसके बाहर मिल रहे हैं? लिपिड की झिल्ली के बाहर मिल रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? परिधीय प्रोटीन बोलेंगे। अंग्रेजी में बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है सर। और एक होते हैं आपके ये प्रोटीन जो आपको एक नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं और एक हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन बोला जाता है। और ये आंतरिक प्रोटीन जो है ये दो प्रकार के हैं। एक होते हैं पूर्ण और एक होते हैं आंशिक। एक होते हैं पूर्ण और एक होते हैं आंशिक। अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब है पूर्ण का मतलब? आप मुझे बताओ ये नीले वाला जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है क्या ये पूर्ण रूप से अंदर है या इसका थोड़ा सा अंश बाहर निकल गया? नहीं सर ये तो पूर्ण रूप से अंदर है। तो पूर्ण रूप से जो अंदर मिलेंगे उनको मैं क्या बोलूंगा? पूर्ण आंतरिक। जो पूर्ण रूप से कहां मिलेंगे? अंदर मिलेंगे, उनको मैं क्या बोलूंगा? पूर्ण आंतरिक। लेकिन वो प्रोटीन जिनका मैक्सिमम पोर्शन तो अंदर ही है, मैक्सिमम पोर्शन तो अंदर ही है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भाग जो है वो बाहर निकल गया, तो क्या मैं इनको बोलूंगा नहीं कि इनका थोड़ा बहुत अंश, थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर निकल गया? तो इनको मैं क्या बोलूंगा? आंशिक प्रोटीन बोलूंगा। और यही आंशिक प्रोटीन का नाम होता है टनल प्रोटीन। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन भी कहते हैं, भूल ना जाइएगा। इनका दूसरा नाम क्या होता है? टनल प्रोटीन होता है। ठीक है। आपके प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक दो प्रकार के, पूर्ण और आंशिक। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक परिधीय और एक आंतरिक। परिधीय का मतलब जो टोटली बाहर मिलेंगे और आंतरिक का मतलब जो अंदर मिलेंगे। अब जो पूर्ण रूप से अंदर मिलेंगे पूर्ण आंतरिक, जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर निकल जाएगा वो आंशिक आंतरिक कहलाएंगे। डन जी? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो जी, ये था क्या? कोशिका झिल्ली का ये वाला मॉडल जो कौन सा है आपका? तरल किमरीर नमूना है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं। देखिएगा लिपिड की सबसे पहले बात कर रखी है। लिपिड जो होता है वो दो सतह में व्यवस्थित होता है। ठीक है। अब ये जो लिपिड जो होता है इसमें एक ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है, जो जल भीरु पुच्छ सिरा जो होता है अंदर की ओर होता है। जल भीरु का मतलब जल से डरा हुआ, जल के विरुद्ध, हाइड्रोफोबिक है। और एक ध्रुवीय सिरा है जो बाहर की ओर है, यानी शीर्ष जो है बाहर की ओर है, पूंछ जो है अंदर की ओर है। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। हाँ जी, आगे यहां से प्रश्न जरूर बनता है बेटा जी, याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। जो लिपिड्स जो होते हैं यहां पर ये कौन से होते हैं? फॉस्फो
ग्लिसराइड्स के बने होते हैं, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। याद रखना, ये जो लिपिड्स जो होते हैं, इनके साथ फॉस्फेट समूह जब जुड़ जाता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये जरूर याद रखना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं? कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिनके साथ फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। तब इसके बाद आ रहा था कि भैया यहां पर बता रखा था, ये तो हमने पढ़ लिया कि कोशिका झिल्ली में लिपिड्स के अलावा कौन मिलेगा? प्रोटीन भी मिलेगा और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। कहीं ये मत कहिएगा सिर्फ लिपिड और प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, जल भी मिलता है, वाटर भी मिलता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन मेन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं परसेंटेज देखिए, 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, यानी मोर देन 90% जो होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, 90% भाग जो होता है, या 90 से ज्यादा प्रतिशत भाग जो है वो लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं। बाकी दूसरी चीजें भी यहां पर मिलती हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने एक आपको बता दिया, एक है परिधीय और एक है अंगभूत। ये जो आंतरिक जो थे, इस आंतरिक को आप अंगभूत भी बोल सकते हैं। आंतरिक को आप क्या बोल सकते हैं? अंगभूत भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अंगभूत जो थे ये आपके दो प्रकार के थे, मैंने आपको बता दिया है। परिधीय प्रोटीन जो टोटली सतह पर मिलेंगे, बाहर की तरफ होंगे, और अंगभूत प्रोटीन कहां पर मिलेंगे? दो प्रकार के होंगे, एक तो पूर्ण रूपी होंगे और एक आंशिक होंगे। ये भी हमने आपको बता दिया। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में तरल कृमि नमूना दिया था, जिन्होंने बताया था क्या भैया? लिपिड जो है, लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। अब पार्श्विक गति का मतलब क्या है? सर यहाँ पर पार्श्विक गति का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं है कि ये घूमकर यहां आ गया, ये घूमकर यहां आ गया, ये घूमकर बाहर चला गया, ये घूमकर यहां, यानी टोटल मूवमेंट नहीं हो रहा। देख, एक मैं खड़ा हूं, मैं चला गया, कंप्लीट मूवमेंट, मैं इधर चला गया, कंप्लीट मूवमेंट, और मैं यहां पर खड़े खड़े ऐसे हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या? पार्श्विक गति। थोड़ी बहुत गति, और वो भी कहां पर? पार्श्व में, अपने दोनों तरफ, इस तरीके से। ये क्या कहलाएगी? आपकी पार्श्विक गति। जो जो मैं नाम लेता जा रहा हूं भैया, इनको हटाते जाइएगा। एटीट्यूड गर्ल, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया? यहां तक चीज समझ में आ गई है। जो स्पैम करेगा क्लास को, जिसको रत्ती भर मतलब नहीं है क्लास में पढ़ाई करने से, निकालते जाइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल अब फिल्टर करने के विचार में हूं। बिल्कुल, जिनको नहीं है मतलब पढ़ाई से, कोई बात नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे बच्चों की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही चीज का लगातार आप स्पैम करते जा रहे हैं, यानी आपका ध्यान पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कैसी गति करते हैं? पार्श्विक गति करते हैं। इस तरीके से लेटरल मूवमेंट करते हैं, और पूर्ण नहीं करते हैं कि ये घूमकर इधर आ गया, ये घूमकर इधर चला गया है। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर इतनी सी बात समझ में आ गई है। हाँ जी, अब लिखा हुआ है झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी तरलता पर निर्भर करती है। अब ये सोचिए, ये जो प्रोटीन है, ये अगर गति कर रहे हैं तो ये गति कैसे कर लेंगे? भाई गति किस में की जाएगी? किसी ना किसी तरल में की जाएगी कि नहीं की जाएगी? और वो तरल कौन बना रहा था? सर ये लिपिड बना रहा था। तो तरलता कितनी है? गाढ़ी है तरल जो है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है तरल जो है, हल्का गाढ़ा है, बहुत पतला तरल है, तो वो डिपेंड करेगा तरलता पर। अब जरा सोच, किसी झिल्ली के अंदर लिपिड बहुत सारा है, प्रोटीन कम है। लिपिड अगर ज्यादा होएगा तो तरलता ज्यादा होगी। हाँ, लिपिड अगर कम है, प्रोटीन ज्यादा है, तो तरलता कम नहीं हो जाएगी। खुद जरा कॉमन सेंस लगाओ यार दोस्त, यहां पर जरा सोचिए, लिपिड 40% है, प्रोटीन ज्यादा। लिपिड अगर कम है तो तरलता कौन दे रहा है? लिपिड दे रहा है। लिपिड अगर कम तो तरलता कम, लिपिड अगर ज्यादा तरलता ज्यादा। तो प्रोटीन की गति किस पर डिपेंड करेगी? तरलता पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? ये सर तरलता पर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा लिपिड उतनी ज्यादा तरलता, जितना कम लिपिड उतनी कम तरलता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, झिल्ली की तरलीय प्रकृति, ये जो झिल्ली जो होती है, इसका कार्य क्या होता है? सर ये कोशिका वृद्धि में, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करने में, स्त्रावण करने में, अंतः कोशिका कोशिका विभाजन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जब कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़े थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी बच्चों ने पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनसे नहीं पूछ रहा, जिन्होंने पढ़ लिया था आप मुझे बताइए, एक जंतु कोशिका के अंदर जब आप कोशिका का विभाजन करते हैं तो सबसे पहले आप जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन करते हैं। केंद्रक का विभाजन करने के बाद आप क्या करते हैं? सर कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हैं। और कोशिका द्रव्य का जब आप विभाजन करते हैं तो कैसे होता है जंतु कोशिका में, जरा बताइएगा।
जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस तरीके से होता है, जरा सोचिए सर। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है? यही कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोशिका खांच विधि याद आ रहा है? कोई कोशिका खांच विधि पड़ी थी, कुछ ऐसा याद आ रहा है? कुछ ऐसा याद आ रहा है? कोई कोशिका खांच विधि पड़ी थी। ये सर कोशिका खांच विधि थी, जिसमें कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ती 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 जाती है। याद आ रहा है? कोशिका द्रव्य जो है वो डिवाइड हो गया, बट गया। तो आप जरा सोचिए, यहां पर क्या कोशिका का विभाजन करने में, कोशिका का विभाजन करने में क्या कोशिका झिल्ली जिम्मेदार थी कि नहीं थी? यस सर, कोशिका विभाजन करने में कोशिका झिल्ली जिम्मेदार थी, बिल्कुल थी। कोशिका की वृद्धि के लिए कोशिका झिल्ली जिम्मेदार होती है। तो ये कोशिका के मेन कार्य हैं। अब बात आ रही है यहां से यहां तक जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक चैप्टर के अंतर्गत आती है जिसका नाम है पौधों में परिवहन। यहां से यहां तक जो चीजें लिखी हुई हैं, यहां से यहां तक जो चीजें लिखी हुई हैं, यहां से यहां तक जो चीजें लिखी हुई हैं वो एक चैप्टर के अंतर्गत आती है जिसका नाम होता है पौधों में परिवहन। और पौधों में परिवहन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर परिवहन जो होता है, किसी भी चीज का परिवहन जो होता है वो दो तरीके का होता है। सर कितने तरीके का होता है? किसी भी चीज का परिवहन दो प्रकार का होता है। एक होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों वर्ड पहले कभी सुने हुए? एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैं तुमसे पूछता हूं, बहुत सीधे सीधे शब्दों में, इन दोनों में से कौन से परिवहन में ऊर्जा खर्च होगी और कौन से परिवहन में ऊर्जा खर्च नहीं होगी? इन दोनों परिवहन में कौन सी चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाएगी और किसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाएगी? बताइए। सक्रिय में ऊर्जा खर्च होगी, बिल्कुल होगी। एक्टिव में ऊर्जा खर्च होगी, निष्क्रिय में नहीं होगी। मतलब ये बच्चों वाला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीट की तैयारी कर रहे हो और ये बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा हूं जो आप उच्च सांद्रता में जाएगी। अब जिनको भी ये बात समझ में नहीं आई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, एक ही झटके में ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है जी, आइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मान ले एक चट्टान है, ये मान ले एक चट्टान है और इस चट्टान पर मान ले एक मंदिर है। ये एक चट्टान है और यहां पर चट्टान पर एक मंदिर था है? और तुम मान लो यहां पर नीचे एक मोटरसाइकिल पर बैठे हो। चलो जी, ये मोटरसाइकिल है। अब ये जो मोटरसाइकिल जो मैंने बनाई है, हालांकि बहुत ही घटिया वाली बना दी, आप मुझे बताइएगा, ये मोटरसाइकिल पर तुम बैठे हो, तुमको नीचे से ऊपर जाना है। कहां से कहां? निम्न से उच्च पर जाना है। निम्न से उच्च की तरफ जाने के लिए ये मोटरसाइकिल को तुमको चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? हाँ सर। पेट्रोल फूकना पड़ेगा कि नहीं फूकना पड़ेगा? हाँ सर, पेट्रोल फूकना पड़ेगा। पेट्रोल फूकेगा, एनर्जी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, उसी से ही, उस एनर्जी से ही ये मोटरसाइकिल नीचे से ऊपर जाएगी। हाँ सर। यानी निम्न से उच्च जाने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत है? हाँ सर, निम्न से उच्च सांद्रता में जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा तू यहां पर बैठा है, ऊपर बैठा है, तेरी मोटरसाइकिल ऊपर है, यहां पर तेरी मोटरसाइकिल है, तूने मंदिर में गया, दर्शन वर्शन कर लिए, अब तेरे को वापस आना है नीचे। ठीक है, अब जरा सोच समझ कर मुझे बता, ऊपर से नीचे आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फटाफट निकालिए इसको। ये मान नहीं रही है लड़की बिल्कुल भी, इसको मैं 1000 बार बोल दिया क्लास में। मानना ही नहीं है भाई साहब। कौन है ये एटीट्यूड गर्ल? शर्म नहीं आ रही आपको? है? आपको शर्म नाम की चीज है कि नहीं है लड़की? हम यहां पर पढ़ा रहे हैं तुमको और तुमको बातें करने से फुर्सत नहीं है यार। सारी हदें पार कर जाते हो यार। विशाल, एटीट्यूड गर्ल, तुमको और कोई काम नहीं है बेटा? तुमको कोई चीज पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। हाँ भाई, थक जाते हैं भाई गॉड हम समझा समझा के। मत करो मत करो।
उच्च से निम्न आने के लिए, उच्च से निम्न आने के लिए क्या तुम्हारे मोटरसाइकिल को तुमको चलाना है? नहीं। बंद मोटरसाइकिल अपने आप नीचे नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। यानी उच्च से निम्न आने के लिए क्या तुमको पेट्रोल फूकना पड़ेगा, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो उच्च से निम्न सांद्रता में आने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, निम्न से उच्च जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चलिए साहब, इतनी सी बात सर हमको समझ में आ गई है। जिनको नहीं आई है बातें करिए, जी भर के बातें करिए, और अगले साल फिर कहीं और एडमिशन ले लेना, ठीक है? अगले साल मेरे को पता है यहां तो लोगे नहीं, कहीं और ले लेना, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है दोस्त, साफ साफ बात है। तुम दर दर भटकते रहोगे और यही करोगे और कुछ नहीं। तुमको पढ़ाया जाए उसमें दिक्कत है, तुमको ना पढ़ाया जाए उसमें तो बहुत भारी दिक्कत हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तुमको पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास दी जा रही है, फिर भी तुमको दिक्कत हो रही है पढ़ने में। शायद कुछ होएगा कि नहीं होएगा, या तो तेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मत पढ़, और अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तो रहने ही दे बेटा। रोज की रोज एक ही बात, लाइव क्लास में हर बार यही होती है चीज, हर बार यही होता है, हर बार। पढ़ना होता नहीं है तुमको, टाइम पास करने आते हो तुम। हाँ जी, पौधों में परिवहन एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके परिवहन जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, चाहे वो एक अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो एक तत्व हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसका परिवहन दो तरीके से होता है, या तो निष्क्रिय होता है या सक्रिय होता है। निष्क्रिय में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पदार्थ जाता है, सक्रिय में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाता है। अब जरा सोचिए, ये एक झिल्ली है, ये एक झिल्ली है, ध्यान से सुनिएगा, मैं तीन कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं। अच्छा, ये निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। निष्क्रिय परिवहन के दो प्रकार होते हैं। किसके? निष्क्रिय परिवहन के दो प्रकार, दो तो नहीं तीन प्रकार होते हैं। किसके? निष्क्रिय परिवहन के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा जी विसरण, एक होता है सुसाध्य विसरण, एक होता है विसरण, एक होता है सुसाध्य विसरण। और ये याद रखना, जब आपका चैप्टर आएगा पौधों में परिवहन, वहां पर भी ये चीज आएगी। एक होता है विसरण, एक होता है सुसाध्य विसरण, और एक होता है परासरण। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक होता है ऑस्मोसिस। ये तीन प्रक्रियाएं जो होती है, तीन प्रोसेसेस जो होती है, विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण, ये तीनों क्या है? एक प्रकार के निष्क्रिय परिवहन है। याद रखना, कौन से परिवहन होते हैं? निष्क्रिय परिवहन होते हैं। सर सक्रिय परिवहन का कोई एग्जाम्पल, कोई मतलब कोई वो होता है क्या, कुछ नाम से होता है क्या? नहीं, हम सिंपल सक्रिय परिवहन को क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन ही बोलते हैं। अब इधर देखिएगा, मैं आपको यहां पर फटाफट ये तीन बता रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुनना। विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण और सक्रिय परिवहन, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, जो आप वैसे तो पौधों परिवहन में जो चैप्टर है वहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? विसरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? डिफ्यूजन की बात करते हैं। अभी समझ लेंगे तो बाद में भी समझ में आ जाएगा, कौन से चैप्टर में आपके जो पौधों में परिवहन है वहां पर भी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला भाई साहब ये झिल्ली थी, क्या थी? ये झिल्ली थी, और ये झिल्ली के अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों है। हाँ जी सर, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। मैंने कहा ठीक है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर कुछ अणु है, कुछ अणु है जिनको यहां से यहां जाना है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में इनको यहां से यहां जाना है। ओके जनाब। और ये जो है ये लिपिड में घुलनशील है। लिपिड में, एल का मतलब क्या है यहां पर? लिपिड। लिपिड में घुलनशील है। एल का मतलब क्या है यहां पर? लिपिड। लिपिड में घुलनशील। अब आप मुझे बताएंगे ये जो अणु जो है, परमाणु जो है, यौगिक जो है, रसायन जो है, तत्व जो है, कुछ भी है, ये यहां से यहां जा रहा है, यानी उच्च से निम्न में जा रहा है। हाँ सर। क्या ये झिल्ली में आराम से घुल कर आराम से चला जाएगा? बताइए जरा जल्दी से, क्या ये आराम से चला जाएगा? फटाफट बताइएगा जल्दी से। बेटा मैं आप ही को ही सुन रहा हूं, आप ही के कमेंट्स देख रहा हूं। बस एक बार मेरे को कुछ लोगों को फिल्टर आउट करने दीजिएगा।
जी बताइए, क्या ये यहां से आराम से चले जाएंगे? नहीं, क्लास नहीं रुकी है, मैं यहीं पर ही हूं, आवाज आ रही है। बताइए, क्या ये यहां से यहां आराम से चले जाएंगे? आराम से चला जाएगा। यस सर, ये जो लिपिड में जो घुलनशील है, ये लिपिड में घुलनशील है और ये आराम से चला जाएगा। क्यों? अरे भाई जरा सोच, सामने लिपिड है और मैं लिपिड में घुलनशील हूं, मैं गया, घुल गया, घुल गया, घुलने के बाद आगे चला गया। ले भाई, किसी की जरूरत पड़ी? किसी की जरूरत पड़ी? सीधा घुलकर आगे बढ़ गया, खत्म। ना कोई एनर्जी लगी, ना किसी का सहारा लेना पड़ा, आराम से चला गया। ओके जनाब, दूसरी कंडीशन जो है वो है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण। अब सुसाध्य विसरण जो है, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, दोस्त वापस से झिल्ली, और झिल्ली के अंदर लिपिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, प्रोटीन है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस बार भी जो अणु जो हैं उनको जाना था कहां से कहां? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना है, यानी यहां जाना है। कहां से कहां जाना है? उच्च सांद्रता। ये जो अणु जो है ये लिपिड में नहीं, ये जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? जल में। अब आप मुझे बताइएगा, देख दोस्त, लिपिड का मीनिंग समझ रहा है? लिपिड या तो लिपिड चर्बी होती है या तेल होता है। चर्बी यहाँ होएगी नहीं, तेल होएगा। लिपिड यहाँ पर झिल्ली के अंदर ऑयल जैसा होएगा, तरल होएगा ना। हाँ सर, तो यहाँ पर लिपिड मेनली मुख्य रूप से एक प्रकार का ऑयल है। और ये जो पदार्थ जो जाने वाला है ये किसमें घुल सकता है? वाटर में। अब आपने कभी तेल में जल अगर डाला हो तो क्या जल घुल जाता है? नहीं। तेल में कभी जल डाला हो तो क्या जल घुल जाता है? नहीं, कभी नहीं घुलता है, नहीं घुलता। तो जरा सोच, क्या ये इसमें घुलकर आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो दोस्त फिर ये आगे कैसे जाएंगे? तो ये कैसे जाएंगे? तो इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटीन जो है ये हेल्प करेंगे, ये इस प्रक्रिया को क्या करेंगे? सुसाध्य रूप से फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे, इन जल में घुलनशील पदार्थों को हेल्प करेंगे यहां से यहां जाने के लिए। अब आप बोलेंगे कैसे हेल्प करेंगे? दो तरीके से हेल्प होती है ये हेल्प दो तरीके से होगी। कैसे कैसे? ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बातें मत करिएगा। ये प्रोटीन जो यहां पर मिल रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो, यहां पर जो प्रोटीन मैंने आपको दिखाए थे, ये वाला याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है? हाँ सर। ये कौन सा था? आंशिक प्रोटीन था। हाँ जी, आंशिक प्रोटीन था। इस प्रोटीन में इमेजिन कर, सोच, देख, इस प्रोटीन में अगर तेरे को अगर कोई छेद दिख रहा है, इस प्रोटीन में तेरे को छेद दिख रहा है, और इस छेद से इमेजिन कर कोई पदार्थ यहां पर, कोई अणु जो है यहां पर था, और इसको जाना था, यहां से यहां जाना था, उच्च से निम्न में जाना था, लेकिन ये जाने नहीं दे रहा था, लिपिड नहीं जाने दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील थे। तो क्या वो इस प्रोटीन के अंदर जो छेद जो हैं, जो पोर्स जो हैं, दिखाई दे रहे? पोर्स दिखाई दे रहे? हाँ सर। छेद नहीं दिखाई दे रहा? छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर, बोलते हैं। क्या इन छिद्रों से होते हुए ये यहां आ सकते हैं? हाँ सर। इन छिद्रों को क्या बोलेंगे भाई? पोर्स बोलेंगे। और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पोरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पोरिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? पोरिन प्रोटीन बोलते हैं। बताइए, यहां समझ में आ गया? क्या ये वहन में सहायता कर रहे हैं? हाँ सर। ऐसे प्रोटीन को क्या मैं वाहक प्रोटीन नहीं बोल सकता? यस सर। चाहे आप इनको वाहक प्रोटीन बोल दीजिए, चाहे आप इनको पोरेंस बोल दीजिए। पोरेंस कब बोलेंगे? जब इनमें छिद्र होंगे, और इन्हीं छिद्रों से ये आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल। तो दोस्त यहां पर जरा सोच, क्या यहां पर हेल्प की गई है? एक ऐसा विसरण जहां पर किसी का सहारा लिया गया है। हाँ बिल्कुल लिया गया है। सहारा कैसे लिया गया है? प्रोटीन के द्वारा लिया गया है। प्रोटीन ने, ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर छिद्र थे, उन छिद्रों के द्वारा ये पदार्थ यहां से यहां आ जाएंगे। डंडना डंडन,
कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? सही है, समझ में आ गया। एक और तरीका होता है सर, कौन सा तरीका होता है? एक और तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो है फ्लिप कर जाते हैं। क्या ये प्रोटीन फ्लिप कर जाते हैं? फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। मुड़ जाते, 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। अब इमेजिन कर, ध्यान से देखना। देखिए पदार्थ तेरे को दिख रहा है, ये लाल रंग का, ये आकर ये जो अणु जो था ये यहां पर चिपक गया, इन प्रोटीन्स पे चिपक गया। ठीक है, कौन? ये जो अणु जो थे, जो जल में घुलनशील थे, जो जा नहीं सकते थे, सहारा ले रहे हैं किसका? प्रोटीन का। कैसे ले रहे हैं? या तो कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिनमें छिद्र होंगे, उन छिद्रों से ये अंदर से होकर चले जाएंगे। ठीक है, एक और तरीका है, कौन सा? ये प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये लाल लाल रंग के ये जो अणु जो थे, जो जल में घुलनशील थे, ये जाकर कुछ यहां पर जुड़ गए। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है ये अपनी ही स्थिति पर ऐसे घूम जाएंगे। क्या? ऐसे फ्लिप कर जाएंगे, कुंडलन कर जाएंगे, इस तरीके से मूव हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, घूम ऐसे फ्लिप कर जाएंगे, कुंडलन कर जाएंगे, इस तरीके से मूव हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, घूमकर इधर ऐसे हो गया तो ये पदार्थ यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोच, आ जाएगा। यस, तो दो तरीके से ये प्रोटीन हेल्प करते हैं, या तो इनमें छिद्र होते हैं या ये फ्लिप करते हैं। एक्चुअली ये जो फ्लिप वाली जो चीज जो है हमारी एनसीईआरटी में लिख रखी है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे मॉड्यूल्स, बहुत अच्छे बुक्स पढ़ते हैं तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है ना, इस तरीके से घूम जाना, ये पहले के वैज्ञानिक मानते थे, अब वैज्ञानिक नहीं मानते। ऐसा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है। तो लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो एनसीईआरटी हमारी बोलती है, बिल्कुल बोलती है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, अपनी ही जगह पर क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं, अपनी जगह पर घूम जाते हैं। यहां पर कहीं देखिएगा, आपको अगर मिल जाए ऐसा कहीं, यहां पर डेफिनेटली मिल जाएगा, या तो यहां मिलेगा, नहीं तो आपको पौधों में परिवहन जो चैप्टर है वहां पर मिल जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहां पर दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि पौधों में परिवहन जब चैप्टर पढ़े तो ये आसानी से चीज समझ में आ गई। ये था सुसाध्य विसरण। अब बात करते हैं सक्रिय परिवहन की, जल्दी से, यहीं के यहीं पर है, यहीं के यहीं सक्रिय परिवहन की भी बात कर लेते हैं। सर परासरण की नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, सक्रिय परिवहन की बात कर लेते हैं। सक्रिय परिवहन की जब हम बात करते हैं दोस्त, बहुत सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं बेटा जी ये झिल्ली थी, ये झिल्ली थी, इस झिल्ली के अंदर लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। अब की बार जो अणु जो थे उनको जाना तो था, लेकिन कहां जाना है, कहां से कहां जाना है, आप देखकर बता सकते हैं। निम्न से उच्च सांद्रता में इनकी आवश्यकता है। कहां से कहां जाना है? निम्न से उच्च सांद्रता में जाना है। अब निम्न से उच्च सांद्रता में अगर जाना है तो भैया सहारा लेना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कौन करेगा? तो यहां पर भी हेल्प ली जाएगी। किससे ली जाएगी गुरु? यहां पर जो हेल्प ली जाएगी, अगेन प्रोटीन से ली जाएगी। सर यहां पर भी तो हेल्प ले रहे थे, किससे? मैंने कहा प्रोटीन से, बिल्कुल ले रहे थे। लेकिन क्या ये प्रोटीन जो हेल्प कर रहे थे, सहारा दे रहे थे, क्या ये प्रोटीन एटीपी खर्च कर रहे थे? क्या इन्होंने कोई एटीपी खर्च करी? क्या इन्होंने यहां से यहां जो पदार्थ जा रहा था इसमें कोई एनर्जी खर्च करी? नहीं सर, कोई एनर्जी खर्च नहीं करी है, कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पर बस इतना सा फर्क हो जाएगा कि यहां पर जो पदार्थ जाने वाला है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में, हेल्प तो यहां पर भी लेनी पड़ेगी। और किसकी लेनी पड़ेगी? सर प्रोटीन की लेनी पड़ेगी। और ये प्रोटीन कैसे हेल्प करेंगे? ये प्रोटीन एनर्जी खर्च करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे, ऊर्जा को खर्च करेंगे, एटीपी खर्च करके इसको यहां से यहां भेजेंगे। ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पंप प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं बेटा? ये जो प्रोटीन जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पंप प्रोटीन बोलते हैं। याद रखिएगा, कौन से प्रोटीन होते हैं? पंप प्रोटीन होते हैं। सर जी इनका एग्जाम्पल तंत्रिका वाला जो चैप्टर जो है, जहां पर आप तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा एक पंप प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है सोडियम पंप। चयनित पारगम्य का मतलब निश्चित पदार्थों का चयन करके ही जाने देती है, ऐसे किसी को भी जाने नहीं देती, जिसको हम वर्णात्मक पारगम्य भी बोलते हैं। ये थी कोशिका झिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड जो आती है वो आती है कोशिका भित्ति आती है। हाँ जी, सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
अब बात आ रही है किसकी, कोशिका भित्ति की। बहुत सीधी सीधी बात है, किसकी, कोशिका भित्ति की। दोस्त कोशिका भित्ति जो है, ये जो कोशिका भित्ति जो है, इस कोशिका भित्ति में ढेर सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। भाई साहब ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सर पादपों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। सर कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। शैवालों में किसकी बनी होती है? गैलेक्टिन मेनिन की बनी होती है। ये सारे वर्ड यहां पर मिल जाएंगे, है ना। कोशिका भित्ति की खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। ये कैसा आवरण होता है? निर्जीव आवरण होता है, याद रखना, मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइएगा। ये कैसा आवरण होता है? निर्जीव आवरण होता है। निर्जीव होता, ऑब्वियस सी बात है यार, तेरे को मृत कोशिका याद नहीं है जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी? मृत थी ना। मृत क्यों थी? क्योंकि उसमें कोई जीव द्रव्य नहीं मिल रहा था, और कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का भाग नहीं होता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव आवरण होता है, याद रखिएगा। मृत कोशिकाओं में मिलता है, भूल मत जाइएगा। जो क्या करता है? आकार को, आकृति को फटने से बचाता है। किसको? आकार को, आकृति को बनाए रखता है कोशिका की, और कोशिका को फटने से बचाती है। कौन? कोशिका भित्ति। बाहरी संक्रमण से रक्षा करती है। कौन? कोशिका भित्ति। यांत्रिक हानियों से बचाती है। कौन? कोशिका भित्ति। और साथ साथ ये कोशिकाओं के बीच में संपर्क भी बनाए रखती है। जैसे आप में से कई बच्चों ने, जैसे अभी जो आरंभ बैच में होंगे, आप में से कईयों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्या, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें आपने ऊतक पढ़े होंगे। क्या उस ऊतकों में आपको जंक्शन याद आ रहे हैं? कोई डेस्मोसोम्स और ये वर्ड याद आ रहे हैं? याद आ रहे हैं? पढ़ा था। सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बेटा कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है बेटा, एक प्रकार की वसा, एक प्रकार का लिपिड होता है। हाँ जी, पढ़ा था। हाँ, तो दोस्त जरा सोच, यहां पर मैं तेरे से बोल रहा हूं कि भाई ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये दोनों कोशिकाओं के बीच में कहीं ना कहीं, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में कहीं संपर्क है, कुछ जा सकता है। एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में कुछ जा सकता है। हाँ, याद आ रहा है ये कौन था? जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा। याद आ रहा है? हाँ सर। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ बाहरी आघातों से, सुरक्षा से ही संबंधित नहीं होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में संपर्क भी साधती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में एक अवरोध का कार्य भी करती है। ऐसा नहीं है यूकैरियोटिक कोशिका से कोई भी निकलकर दूसरी कोशिका में चला जाएगा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। ठीक है। शैवालों में किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की भी बनी होती है, गैलेक्टिन्स मेनिन की भी बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी होती है। वहीं पौधों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। जो आप जानते हैं कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखना, कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इन सब की बनी होती है। शैवालों में सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनिन्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात आ रही है कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है, कैसे होता है, वो कुछ नहीं बता रखा, बस प्लाज्मोडेस्माटा ये सारी चीजें समझा रखी है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, कोई मुझे बताएगा किस तरीके से होता है? यस, वेरी गुड, अंतराली कोशिका। सर प्लोटोप्लास्ट क्या होता है? बेटा नया कुमार लेक्चर देखना फर्स्ट और सेकंड लाइव क्लास का। ठीक है। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किससे बना होता है, सब बता दिया आपको। हाँ जी, फटाफट जल्दी से मुझे बताएंगे कोई भी बच्चा, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? वेल डन, प्लेट विधि से होता है। वेरी गुड शिवम राज, बहुत ही बढ़िया शिवम राज। अंदर से बाहर होता है। भाई साहब इस बैच में कोई बताएगा? रेणुका, शबीना, शिवानी, इस बैच में कोई बालक है जो बताना चाहेगा? क्लास रुक गई है, आवाज नहीं आ रही है। सूरज, सोनिका, और ये जो बालक है, सर आप सभी चैप्टर एनसीईआरटी हाईलाइट से कराएंगे? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा कराऊंगा, तो ये वाला करने पर अगर फोकस दे तो। हाँ जी, वेल, बहुत ही बढ़िया सर। कोशिका प्लेट विधि से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी काय से होता है। वेरी गुड, क्या बात है। वैसे तो ये आप ये पढ़ेंगे किसमें, कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर है वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। बेटा ये एक पादप कोशिका थी, इस पादप कोशिका के अंदर केंद्रक था, हमने केंद्रक का विभाजन करा दिया, कैरियोकाइनेसिस करा दिया। अब क्या कराएंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका और गोल्जी काय,
गोल्जी काय को पादप कोशिका में क्या बोला जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ जी, गोल्जी काय को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है, कोई भी बालक मुझे बताएगा फटाफट। गोल्जी काय को पादप कोशिका में क्या बोला जाता है? यस, सेल प्लेट होता है। गोल्जी काय को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है? बोलिए जल्दी से। वेल डन आकाश केलकर, वेरी गुड। क्या? डिक्टियोसोम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, तो पादप कोशिका में अंतःप्रेत द्रव्य जालिका और डिक्टियोसोम यानी गोल्जी काय और कुछ सूक्ष्म नलिका यहां पर बीच में आकर एकत्रित होती है। ठीक है, अब वो एकत्रित होती जाती है, 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 होते 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 परिधि पर पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच जाती है? परिधि पर पहुंच जाती है। और परिधि पर जब वो पहुंच जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे सर? बट गया। कौन बट गया? कोशिका द्रव्य बट गया। सारे के सारे अंतःप्रेत द्रव्य जालिका इसमें आ गए, सारी की सारी गोल्जिका इसमें आ गई है, सूक्ष्म नलिकाएं इसमें आ गई है। इस स्तर को हम क्या बोलते हैं? जरा सोचिए। इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, कोशिका प्लेट कहते हैं। ये संरचना क्या कहलाती है? कोशिका प्लेट कहलाती है। ठीक है, अब इस कोशिका प्लेट में 3 कोशिकांग आ चुके हैं, अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं और कौन आ गया? डिक्टियोसोम। सर अगर ये यहीं पर रहेंगे तो इन कोशिकाओं में क्या रहेगा? अब हम बोलेंगे ये वापस जाएंगे। सर फिर आए क्यों थे? कोशिका द्रव्य को विभाजन करने के। सर फिर वापस चले जाएंगे तो फिर तो ये प्लेट खत्म नहीं हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, कोशिका प्लेट खत्म हो जाएगी, लेकिन जाते जाते पहले तो आए, प्लेट बना दी, फिर जाएंगे और जाते जाते गोल्जी काय जो है यहां पर जाते जाते कुछ छोड़ता हुआ चला जाएगा। सर क्या छोड़ता हुआ चला जाएगा? यहां पर गोल्जी काय जो है मुख्य रूप से गोल्जी काय यहां पर 2 रसायनों को यहां पर छोड़कर चला जाता है और वो 2 रसायन कौन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। कौन? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट। अब हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा बेटा? हमारी एनसीईआरटी में शायद कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं दे रखा है, सिर्फ बता रखा है कैल्शियम पैक्टेट बता रखा है, मैग्नीशियम नहीं बता रखा। तो प्लीज याद रखना, कैल्शियम पैक्टेट के साथ साथ मैग्नीशियम भी याद रख लेना। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट छोड़ देते हैं जिससे एक संरचना बनती है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। ये जो संरचना यहाँ पर बनी है, अब इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ किसका निर्माण होता है बेटा जी? यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। याद यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और वो कोशिका भित्ति का निर्माण वही गोल्जिकाएं जो यहाँ पर आ गए हैं ना, वो फिर से निकालते हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये चीजें निकालते और क्या बनाते हैं? कोशिका भित्ति बनाते हैं। और ये जो स्तर जो बनती है, ये वाली स्तर जो होती है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति बोलते हैं। ठीक है, कौन बन चुकी है सर? प्राथमिक भित्ति बन चुकी है। मैंने कहा हाँ। कौन बन चुकी है सर? प्राथमिक भित्ति बन चुकी है। अब इस संरचना पर अगर तू जूम करके देखेगा तो इसके कलर को देख, कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ पर यूज में लिया है, जरा आराम से देखिए यहाँ पर इन कोशिका को। क्या ये पीले रंग की स्तर तेरे को दिखाई दे रही है? क्या इस कोशिका की पीले रंग की स्तर दिखाई दे रही है? हाँ, ये कौन है? प्राथमिक कोशिका भित्ति है। और बीच में लाल रंग की स्तर दिखाई दे रही है, वो कौन है? मध्य पटलिका है, मिडिल लैमेला है। ठीक है, ओके सर अगर ऑप्शन में ए में सिर्फ कैल्शियम दिया हो और दूसरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों दिया हो तो उसमें से क्या ऑप्शन टिक लगाएंगे? सेवी खान ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, पहली बात तो है ना। और अगर आएगा, नहीं आएगा, पहली बात तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, कोई मूर्ख नहीं है ऐसे ऑप्शन देगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो समझदार है, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा बेटा, क्योंकि उसको पता है कि एनसीईआरटी में या कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम नहीं लिखा है, तो वो मूर्ख नहीं है पेपर बनाने वाला, है ना। और आप भी मूर्ख नहीं हो कि आप यहाँ पर आंसर में क्या लगाएंगे। समझ में आ गया? तो टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं आएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी, तो ये थी प्राथमिक भित्ति। और प्राथमिक भित्ति जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे देख, यहाँ पर ध्यान से देख। देख दोस्त, यहाँ पर तुमको ये तो समझ में आ गया कि ये एक कोशिका की प्राथमिक भित्ति है, ये दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति है, और बीच में इनके कौन है सर? ये हमारी मध्य पटलिका है। ओके सर, डन।
ये केंद्र था। अभी को अंदर जो अंदर जो आपका गोल्जिकाय जो है डिक्टियोसोम अभी थके नहीं है, बोले कि एक और स्तर बनाएंगे, हम एक और स्तर बनाएंगे। अब अगली स्तर जो है कोशिका भित्ति की वो इस प्राथमिक भित्ति के नीचे बनेगी। अब इधर देखना, अगली स्तर जो है अंदर की तरफ बनेगी कि बाहर की तरफ बनेगी? अब भाई साहब अंदर गोल्जिकाय जो स्तर बनाएंगे वो प्राथमिक भित्ति से अंदर बनेगी ना, यहां पर भी प्राथमिक भित्ति से अंदर की तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। गोल्जिकाय ने बोला अभी भी हम नहीं ठहरेंगे, एक और बनाएंगे। लीजिए एक और बना दी, लीजिए एक और बना दी। तो अब आप फाइनली मुझे बताइएगा, ये जो ग्रीन कलर की मैंने संरचना बनाई है, ये भित्तियां जो हैं, ये है द्वितीय भित्ति। कौन सी भित्ति है? द्वितीय भित्ति है। और ये जो पीली वाली जो मैंने बनाई थी, ये कौन सी थी बेटा? ये थी प्राथमिक भित्ति। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? प्राथमिक भित्ति मेनली बनी होती है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन से मेनली, और ये बनी होती है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन से, लिग्निन से मेनली। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है किसका? लिग्निन होता है किसमें? आपकी द्वितीय भित्ति में। लिग्निन होता है किसमें? द्वितीय भित्ति में। ठीक है, अब आप जरा सोचिएगा, द्वितीय भित्ति बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्राथमिक भित्ति जो है धीरे धीरे इनका काम खत्म होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है कि प्राथमिक भित्ति जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। कौन काम करती है? फिर द्वितीय भित्ति काम करती है। ठीक है, अब इतनी सी बात सुनने के बाद में आप मुझे बताइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में, द्वितीय भित्ति अंदर की ओर बनती है प्राथमिक भित्ति से कि बाहर की ओर बनती है? ये देखने के बाद आप इस एनसीईआरटी की लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो एक झटके में आपको समझ में आ जाएगी। पढ़ यहां पर क्या लिखा हुआ है। एक नया पेड़ पादप कोशिका जो होती है, उस कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। कौन वृद्धि कर रही है? प्राथमिक भित्ति। जो कोशिका जैसे ही परिपक्व होती जाएगी, इनके अंदर ये वृद्धि की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और भीतर की तरफ, फोकस कर इस वर्ड पर, भीतर की तरफ यानी अंदर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लग जाता है। क्या यही चीज तुमको बताई? जैसे 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 कोशिका वृद्धि कर रही थी तो प्राथमिक भित्ति मोटी होती जा रही थी, उसमें डिपोजिशन हो रहा था किसका? सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज का, पैक्टिन का। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये कोशिका परिपक्व हो जाएगी तो ये प्राथमिक भित्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और अंदर की तरफ क्या बनेगी? द्वितीय भित्ति बनेगी। तो द्वितीय भित्ति भीतर की तरफ बन रही है कि बाहर की तरफ बन रही है? सर भीतर की तरफ बन रही है। डन, चलिए, बहुत ही बढ़िया पलक शर्मा, वेरी गुड। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इतनी सी बात सोचिए, सर ये दोनों मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। दोस्त इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोलते हैं। यही क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। अब इधर देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, सोचकर मुझे बताइएगा, क्या आपको कुछ आड़े टेढ़े जंक्शन दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी सर, सेल डिवीजन भी हो गया। हाँ काजल गुप्ता, कब का हो गया सेल डिवीजन? यहां तक की बात बताइए। अब क्या होता है, क्या आपको यहां पर कुछ आड़े टेढ़े जंक्शन दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। अब क्या होता है, एक और चीज सर, कई ना बुक्स में हमने एक तृतीय भित्ति भी पढ़ी है। हाँ बेटा, तृतीय भित्ति भी होती है, एक टर्शरी वॉल भी होती है, एक तृतीय भित्ति भी होती है, बिल्कुल होती है। और वो तृतीय भित्ति मैंने तुमको अपने लेक्चर में भी बताई है, योगेश सर ने भी अपने लेक्चर में बताई है, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर नहीं दे रखी है। यहाँ पर तृतीय भित्ति किसमें? एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी। मैं तेरे को बता भी दूंगा, उसका कोई यूज नहीं है तृतीय भित्ति का। पता है तृतीय भित्ति कहां पर होती है? तृतीय भित्ति जाइलम में होती है और फ्लोएम में होती है। जाइलम में कहां होती है? उनकी वेसल्स में होती है। फ्लोएम में कहां होती है? उनकी चालिनी नलिकाओं में होती है तृतीय भित्ति, जिनका कोई यूज नहीं है अभी यहां पर। हाँ जी, नहीं दे रखी है तृतीय भित्ति, यहां पर बिल्कुल नहीं दे रखी है। ठीक है,
बेसिकली क्या होता है, वो द्वितीय भित्ति जो सबसे अंदर की तरफ होती है ना, वो द्वितीय भित्ति जो सबसे अंदर की तरफ होती है, जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में निश्चित कार्य करती हैं, जिनमें कुछ गैलेक्टन्स भर जाते हैं, मेनन्स भर जाते हैं, जो शैवालों में होती हैं, वो तृतीय भित्ति कहलाती है। ये जो बेटा इस तरीके से आड़ी तिरछी जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य तंतु, जो आड़े तिरछे होते हैं और जिनको हम जो 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 किसके बीच में मिल रहे हैं, जरा सोचिए, आड़े तिरछे तंतु किसके बीच में मिल रहे हैं, जरा सोचिए, कौन है, कोशिका भित्ति, हाँ, और बीच में कौन थी, मध्य पटलिका, भाई कोशिका भित्ति, और बीच में लाल रंग की कौन है, ये लाल रंग की कौन है सर, ये लाल रंग की जो है ये कौन है सर, ये मध्य पटलिका है। तो मध्य पटलिका और कोशिका भित्ति जो है, इनके बीच में से होते हुए कुछ आड़े तिरछे तंतु दिखाई दे रहे हैं, और यही क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य तंतु। और ये आसपास की कोशिकाओं को, कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ का कोशिका द्रव्य, यहाँ का कोशिका द्रव्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, इन तंतुओं के द्वारा, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा देख क्या लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका लिखा हुआ है। कोशिका भित्ति मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु आड़े तिरछे रूप से स्थित होते हैं, जो दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। बताइए जनाब, ये दे रखा है आपकी कोशिका भित्ति। सर ये हार्ड होती है क्या, नहीं बेटा ये हार्ड थोड़ी ना होती है, अरे बांगड़ू, हार्ड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कोशिका द्रव्य। बेटा कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, कोशिका अंगक पढ़ते हैं। लेकिन कोशिका अंगक पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र यहां से यहां तक एनसीईआरटी में इतना सा दे रखा है। केमिकल कॉम्पोजिशन बता दीजिए, किसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताएं काजल गुप्ता तुमको, क्या तुमको नहीं बताया? यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, ये सब कुछ नहीं बताया? हाँ जी, अंतः झिल्लिका तंत्र की जब हम बात करते हैं तो अंतः झिल्लिका तंत्र का भाई साहब सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ो ना। तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है तो तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम वहां पर जाकर पढ़ लो। मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बोल दिया, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी बिंदु अगर बताऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। आपको अगर कॉम्पोजिशन पढ़नी, आपके पास लेक्चर है, योगेश सर के भी है, मेरे भी है, वहां पर एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ, बहुत सारा पढ़ाया हुआ, वहां पर नोट्स बनाइए और पढ़िए। यहां पर प्योरली एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, सिर्फ रिवीजन कराया जाएगा और कुछ नहीं, बस और कुछ भी नहीं। अंतः झिल्लिका तंत्र, अंतः झिल्लिका तंत्र क्या होता है? मैंने सीधा सीधा बोला कि भैया ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कोशिकांग है, ये कोशिकांग, ये कोशिकांग, ये कोशिकांग, ये कोशिकांग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट का संबंध सेकंड से, सेकंड का संबंध थर्ड से, थर्ड का संबंध फोर्थ से है। क्या ये कोशिकांग आपस में संबंधित हैं? ये सर, ये कोशिकांग आपस में संबंधित है और इन पर मिल रही है झिल्ली। क्या सर? मैंने बोला ये कोशिकांग आपस में संबंधित है और इन पर मिल रही है झिल्ली। तो ऐसा तंत्र जिसमें झिल्ली में कोशिकांग मिलेंगे और आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य से संबंधित होंगे, मिलकर क्या बनाएंगे? अंतः झिल्लिका तंत्र बनाएंगे। जिसको समझना है, पढ़ना है, वो एक ही बार में समझ जाएगा। वो कोशिकांग जिन पर क्या मिल रही है? झिल्ली, और जिनके कार्य एक दूसरे से संबंधित है, मिलकर क्या कहला रहे? अंतः झिल्लिका तंत्र। अब आप बोलेंगे सर कौन से कोशिकांग होते हैं? एक होता है अंतःप्राय द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्जी काय जिसको हम बोलते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, एक होता है आपका लाइसोसोम, लयन काय कहलाता है, लयन काय या लाइसोसोम कहलाता है, लयन काय लाइसोसोम कहलाता है, और एक है आपकी रसधानी। ये मुख्य रूप से वैक्यूल्स बोलते हैं इनको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, अंतःप्राय द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय और रसधानी, ये चार ऐसे कोशिकांग है जो एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे से कुछ ना कुछ किसी ना किसी कार्य से संबंधित होते हैं। किससे बने होते हैं? झिल्लियों से बने होते हैं और एक दूसरे के कार्य से संबंधित होते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं? अंतः झिल्लिका तंत्र बनाते हैं। काजल गुप्ता तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो, कतई नहीं पढ़ती हो, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो तुम।
तुम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख रही हो, यानी तुमसे एनसीईआरटी तक पढ़ी नहीं जाती है, हिलाई नहीं जाती है तुमसे एनसीईआरटी की। हिलाकर एक बार थोड़ा सा पढ़ ले, हैं, थोड़ा सा पढ़ लें इसको। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है काजल गुप्ता, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका संबंध नहीं है अंतःझिल्लिका तंत्र में। ये चार ऐसे कोशिकांग थे जो आपस में संबंधित थे। अंतःप्रेद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय और रसधानी ये आपस में संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम ये आपस में संबंधित नहीं है। तो इनको हम आपस में जब संबंधित नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ आपस में संबंधित नहीं है, तो इनको हम अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो किसको रखेंगे साहब? इनको अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आया समझ में? तो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत चार कोशिकांग रखे जाते हैं। गोल्जी काय, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, लयन काय, रसधानी, ये चार ऐसे कोशिकांग हैं, याद रखना है आपने। अंतःप्रेद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, रसधानी, ये चार ऐसे कोशिकांग हैं जो आपस में संबंधित हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अंतःझिल्लिका तंत्र बोलते हैं। हाँ जी, चलें आगे। अब इन चारों कोशिकाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अंतःप्रेद्रव्य जालिका की। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी? आपके गोल्जी काय की। फिर इसके बाद लयन काय की। फिर इसके बाद रसधानी की। चारों कोशिकांग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होएगा आपका फ्राइडे को।